बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को, बहनों को, जो बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं, हम इस लेक्चर में वेलकम करते हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर है, मैं ज़रा इसको देख लूँ कि स्क्रीन देखिएगा, शेयर हो रही है? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है जी। तो हम बात आज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, और बिलखुसूस मेरा जो मौजू है, मैदान है, वो ज़्यादातर चूँकि असातिज़ा हैं, लेकिन मुझे अभी एहसान मालिक साहब ने भी बताया और आपने भी बताया कि चूँकि हमारे इस क्लास में आप कह लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और इसी तरह से यूनिवर्सिटी लेवल के कुछ ग्रेजुएट्स भी मौजूद हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि एज अ होल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करें। और ये वो चीज़ है कि जो पिछले कुछ अरसे में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले तो हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि ये क्या है। जैसे उर्दू में हम इसको मस्नूई ज़हानत कहते हैं। ज़हानत का लफ्ज़ हम अपनी अमूमी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और आप ये कह लीजिए कि ज़हानत से मुराद हमारी मसाइल को हल करने की सलाहियत हो सकती है। ज़हानत से मुराद हमारी ऐसी कैपेसिटी हो सकती है कि जो अनसीन सर्कमस्टेंसेस हैं, यानी ऐसी सूरत हाल के जिसमें हम बसा औकात नए होते हैं और हमारे लिए वो सिचुएशन नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में भी हम किस तरह से उसको अपनी ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए उससे निकलते हैं। तो ये इंसानी ज़हानत हो गई। लेकिन अब जब हम कहेंगे कि जो आर्टिफिशियल ज़हानत है, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल का मतलब मसनूई हो गया, और इसका मतलब ये हुआ ज़हानत कि जो ह्यूमन लाइक नहीं है या इंसानी ज़हानत नहीं है, बल्कि उस ज़हानत को तैयार उस मसनूई तौर पर क्रिएट किया गया है। अब है वो ज़हानत, लेकिन वो ज़हानत क्या है? तो अगर मैं इसको बहुत आसान अंदाज में समझाना चाहूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल इस तरह से है कि उससे बात कर सकें, बल्कि वो आपकी तरह सोच भी सकता है और आपकी तरह नई चीज़ों को लर्न भी कर सकता है। यानी ये जो दो चीज़ें हैं, सेल्फ थिंकिंग या थिंकिंग बाय द मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है, और उस मशीन के अंदर जब थिंकिंग को हम ऐड कर देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये मशीन खुद से सोचने लगी है और खुद से नई चीज़ों को सीखने लगी है। ये दो ऐसी कैपेसिटीज़ हैं जो इंसानों में भी मौजूद होती हैं, और इंसान जब इन कैपेसिटीज़ को इस्तेमाल करता है, तो हम उसी अमल को या उसी प्रोसेस को उसकी ज़हानत कहते हैं कि वो खुद से सोचता है और नई चीज़ों को सीखता है और उनको इस्तेमाल करता है। तो अगर कोई रोबोट ये काम करने लगे, तो हम उस रोबोट को या उस मशीन को, जो कंप्यूटर है, उसे हम कहेंगे कि इस कंप्यूटर के अंदर मस्नूई ज़हानत आ गई है। मिसाल के तौर पर, अगर हम कोई ऐसी मशीन हो हमारे पास कि जो देख भी सकती है, सुन भी सकती है, और चीज़ों को जो उसके सामने प्रेजेंट की जा सकती हैं, उसको समझ भी सकती है। जैसे हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, या हमारा दिमाग है, लेकिन कंप्यूटर कैसे देख सकता है? कंप्यूटर के साथ कुछ कैमरास अटैच कर दिए जाएं, उसके साथ माइक्रोफोन्स लगा दिए जाएं, या उसी तरह से उसकी जो प्रोसेसिंग है, जो उसका सीपीयू है, उसको इस अंदाज से ट्रीट किया जाए या सिखाया जाए कि जो चीज़ों को समझने की सलाहियत रखता हो और उसके अंदर लॉजिक क्रिएट कर सकता हो, उनके अंदर एक सीक्वेंसिंग कर सकता हो, उनको ऑर्डर दे सकता हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर जो है वो इंसानों की तरह बिहेव करना शुरू कर दिए। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो खूबसूरत चीज़ें हैं, आप में से बहुत सारे तो हो सकता है नौजवान अभी यंग होंगे, तो उन्हें उससे वास्ता नहीं पड़ा होगा। 80s में और 90s के स्टार्ट में जब कंप्यूटर हमारी ज़िंदगियों में ज़्यादा पाकिस्तान में इन हुए, तो हमें याद है कि हम कंप्यूटर के साथ चेस गेम्स खेला करते थे, या जो कह लीजिए कि जो इसी तरह से मुख्तलिफ कुछ छोटी-छोटी गेम्स होती हैं थी जिनमें आपका जो अपोनेंट है वो कंप्यूटर होता था। तो कंप्यूटर आपके साथ गेम्स भी खेलता है। उस ज़माने में हम ये सोचते थे कि जब हम चेस की गेम कंप्यूटर के साथ करते हैं, तो शायद ये इसकी प्रोग्रामिंग या इसकी फीडिंग ऐसी की गई है कि एक चाल जो हम चलते हैं,
तो कंप्यूटर के जहन में ये महफूज होता है कि वो ये चाल चलता है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ हमें ये अंदाजा होना शुरू हुआ कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग की गई है और कंप्यूटर की खुद लर्निंग की कैपेसिटी डेवलप की गई है, और वो हर दफा लाजमी नहीं है कि मेरी एक चाल के जवाब में वही चाल चले जो उसमें फीड की गई है। वो सेल्फ थिंकिंग करता है और वो एक नई चाल चलता है। तो इसी तरह से कंप्यूटर गेम्स खेल सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हामिल है, और इसी तरह से वो प्रॉब्लम्स जो उसके सामने रखी जाएंगी उनके वो सॉल्व कर सकता है, और उसके साथ साथ यहाँ तक कि वो जो इंसान उसको इस्तेमाल कर रहा है उसके साथ वो बातें भी कर सकता है, और बड़ी इस तरह से बातें कर सकता है। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि एक एक्सपेरिमेंट इस पर किया गया कि जिसमें एक इंसान के साथ एक रोबोट की बातचीत की गई और वो चैट की गई, और इंसान ये डिटेक्ट करने पर कादिर नहीं हुआ, या इंसान ये डिटेक्ट नहीं कर सका कि वो जो उसके दूसरी तरफ है पर्दे के, वो कोई रोबोट है या इंसान है। तो उसे कह ले कि इंसान को चीट करने की सलाहियत या इंसान को ये महसूस कराने की सलाहियत कि वो उसके सामने मशीन नहीं है, कोई दूसरा इंसान है, ये अगर किसी कंप्यूटर में पैदा हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि वो कंप्यूटर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो गया है। तो इसी तरह से जिन लोगों ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को क्रिएट किया है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत को क्रिएट किया गया है, तो वो क्या करते हैं कि वो उसको उसकी ट्रेनिंग के लिए उसको बहुत सारी एग्जाम्पल्स देते हैं, बहुत सारा डाटा उसको देते हैं। उसके साथ साथ वो उसे कुछ ऐसे पजल्स देते हैं कि जो मैथमेटिक्स की बुनियाद पर या मंतकी अंदाज से तरतीब दिए गए। आप में से जिन नौजवानों ने या असातिज़ा ने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को पढ़ा है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन को, या इस तरह से जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको जिन्होंने पढ़ा है, तो उनकी खास कमांड्स होती हैं या प्रॉम्प्ट्स होती हैं कि जिनके अंदर लॉजिक क्रिएट की जाती है। अब वो प्रॉम्प्ट्स या जो लॉजिक है वो कंप्यूटर सॉल्व करता है पजल्स की सूरत में, और जितनी चीजें वो सॉल्व करता है, जैसे हम जब शतरंज खेलना शुरू करते हैं या हम कोई ऐसी माइंड गेम खेलना शुरू करें किसी ऐप पर कोई गेम डाउनलोड करके, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें स्मार्टर होते रहते हैं, और हमें ये अंदाजा होता है कि अब ये जो नई चीज आ रही है इसको हमने कैसे तेजी से हल करना है, हमारा जहन शार्प होता रहता है। तो इसी तरह से कंप्यूटर जो है, जब उसे पजल्स दिए जाते हैं या वो कुछ गेम्स के अंदर उसको इन्वॉल्व किया जाता है, तो वो कंप्यूटर स्मार्टर होता रहता है और अपनी चीजों को वो उसी तरह से देखने लगता है, नए फिनोमिना को ऐड करता है। एक चीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हर तरह की ह्यूमन इंटेलिजेंस का मुकाबला कर सकती है, लेकिन जो चीज उसमें नहीं है वो ये है कि बहरहाल ये इंसान तो नहीं है, और इंसान ना होने की वजह से इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है और इसके कोई इमोशंस नहीं है। फीलिंग्स के मामले में या इमोशंस के मामले में चंद चीजें इसके अंदर प्रोग्राम की गई हैं, डाली गई हैं, या बात करने के अंदाज से ये जब अपने कैमरास की मदद से जो मुकाबिल आदमी है उसके मूड्स को देखता है, उसके इमोशंस को देखता है, तो कुछ खास रिएक्शंस तो कर सकता है, लेकिन इसकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है या इसकी अपनी कोई इमोशंस नहीं है। यानी बहरहाल इन सब चीजों के बावजूद ये एक मशीन है, ये एक इंसान नहीं है। इंसानों की तरह ये एहसासात नहीं रखता, इंसानों की तरह ये जज्बात नहीं रखता, इसमें खुशी और गमी, पसंद नापसंद, इन चीज़ों की कोई इसके नज़दीक वक़्त नहीं है। ये एक ऐसी मशीन है, मैं मुख्तसर करूँगा और इस पहली स्लाइड को मैं कंक्लूड करता हूँ कि चंद चीज़ें इसमें फीड कर दी गई हैं जो इसका डाटा है, यानी इसमें बहुत सारी मालूमात हैं, और उन मालूमात को जहन में जिस तरह से हम महफूज करते हैं, और अब हम अपनी मालूमात की बुनियाद पर नई लॉजिक्स क्रिएट करते हैं, हम अपनी मालूमात की बुनियाद पर नई लर्निंग करते हैं। तो उसी तरह ये दो सलाहियतें सेल्फ थिंकिंग की और सेल्फ लर्निंग की इस कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर शामिल कर दी गई हैं। तो एक तरह से ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर बन गया। तो ये मेरी पहली स्लाइड है। अब देखिए कि जो टर्म्स यूज होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उन टर्म्स को भी यहाँ अगर हम समझ लें तो हमारे लिए बात करना और आसान हो जाएगा। मैं यहाँ आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि देखें, जिस तरह से हमने ये कहा कि मशीन लर्निंग की एक टर्म है जो यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और मशीन लर्निंग वो प्रोसेस है, यानी अगर एक इंसान सीख रहा हो तो वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, तो वो एक ह्यूमन लर्निंग है, ह्यूमन लर्निंग का फिनोमिना है। लेकिन अगर हम मशीन को सिखाने की कोशिश करें तो मशीन जिस प्रोसेस से सीखती है तो उसकी जो टर्म है उसे मशीन लर्निंग कहते हैं।
इसी तरह से जो इंफॉर्मेशन मशीन को हम देते हैं और वो मशीन उस इंफॉर्मेशन को यूज करती है सीखने के लिए, हम उसे डाटा कहते हैं। डाटा की टर्म कोई आप लोगों के लिए अजनबी टर्म नहीं है। साइंस में, स्टैटिस्टिक्स में या दीगर जो उलूम है उनके अंदर जो डाटा है उसकी टर्म बड़ी आसानी से यूज होती है। तो वो तमाम इंफॉर्मेशन जो उसे दी जाती है या वो फैक्ट्स या वो मालूमात जो उसे दिए जाते हैं, तो उसको हम डाटा कहते हैं। इसी तरह से तीसरी चीज जो अल्गोरिथम है, अल्गोरिथम को यूं समझ लीजिए कि ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिनकी मदद से जो डेटा को यूज करने की सलाहियत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या उस मशीन में पैदा होती है कि जो मशीन इसको यूज कर रही है। यानी ये एक तरह से आप कह लीजिए कि कुछ ह्यूमन क्रिएटेड इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं और उसके साथ साथ कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं कि जिन्हें वक्त के साथ साथ कंप्यूटर खुद जनरेट करता है और अपने एल्गोरिथम को सेल्फली अपने तौर पर वो यूज करता है और यूज करके वो नई चीजें सीखता है। इसी तरह से जो एक और टर्म है वो है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग की टर्म क्या है? अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा कि जब हम कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं तो इसका बिल्कुल मतलब ऐसा ही है कि जैसे हम किसी बच्चे को स्कूल भेजते हैं और ट्रेनिंग से मुराद ये है कि उसे हम मौका देते हैं कुछ पजल्स को सॉल्व करने का, कुछ गेम की स्टेजेस को उसमें क्लियर करने का, या इसी तरह से हम उसे मौका देते हैं कि वो नई से नई चीज़ों को खुद से बनाए या प्रोजेक्ट डिज़ाइन करे, कुछ चीज़ें करे। तो हर क्वेश्चन जब आप उससे करते हैं, हर पजल जब आप उसे देते हैं या मशीन खुद क्रिएट करती है और वो उसकी सेल्फ लर्निंग होती है, तो इस पूरे अमल को हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो टर्म है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जिसे हमें सीखना चाहिए वो है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है? ये आप यूं समझिए कि मशीन लर्निंग ही है, लेकिन मशीन लर्निंग की ये एक तरह से एक स्पेशल टाइप है जो क्या करती है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और स्मार्टर करती है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक लॉजिक है वो कंप्यूटर ने क्रिएट की है, उसके बाद उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें जब एक कॉम्प्लेक्स लेयर्स बन जाती हैं या तह दर तह कंप्यूटर चीजों को सॉल्व करता और सीखता है और यूं कह लीजिए कि किसी फिनोमिना की एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये डीप लर्निंग हो रही है। अभी मैं इंशाल्लाह आपको एक डेमो भी दूंगा, तो उस डेमो में आपको ये अंदाजा हो जाएगा किस तरह से हम एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो ये चीजें जो है कंप्यूटर सीखना शुरू कर देता है। इसके बाद एक टर्म है नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या मतलब है कि जब इस कंप्यूटर ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट किसी भी मशीन ने ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन करना होता है, तो ये अपनी प्रोग्राम की जो लैंग्वेज है उसकी बजाय ये ह्यूमन लैंग्वेज को यूज करता है। अगर आप टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी आप में से बहुत सारे दोस्त या बहनें यूज कर रही होंगी, तो जैसे चैट जीपीटी आप यूज करते हैं तो आप उसे अपनी रेगुलर जो लैंग्वेज है उसके अंदर कोई भी प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं, उसमें कोई टारगेट आप उसको देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि कंप्यूटर जो है वो आपसे हो सकता है कि कुछ ऐसे वर्बल कंप्यूटर्स अभी जैसे रोबोट्स हैं डिफरेंट, तो वो आपके साथ अगर बात कर रहे हो तो वो आपकी जुबान में बात कर सकते हैं और वो ऐसी जुबान यूज कर सकते हैं कि जिसे इंसान समझ सकता है। इस अमल को हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं या एनएलपी कहते हैं। रोबोटिक्स रोबोटिक्स वो साइंस है या टेक्नोलॉजी है कि जिसके जरिए से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोबोट्स के अंदर यूज करते हैं। चैटबॉट्स क्या होते हैं? चैटबॉट्स रोबोट्स की तरह ही, बिल्कुल आप समझें कि रोबोट्स मैकेनिकल एक कह लीजिए मशीन है, लेकिन चैटबॉट बेसिकली आपके साथ बात करने के लिए या चैट करने के लिए एक मशीन क्रिएट की गई है कि जो इंसानों से बात कर सकता है या इंसानों के सवालों के जवाब दे सकता है। ऑटोमेशन क्या है? ये ऑटोमेशन यूं समझ लीजिए कि जब एक कंप्यूटर या रोबोट खुद से वो तमाम काम करने लगे कि जो आपने उसको सिखाए हैं या जिस तरतीब से, जिस ऑर्डर से आप उसको बता रहे हैं, जब वो उनको यूज करना शुरू कर देता है खुद से, तो हम उस अमल को ऑटोमेशन कहते हैं। ऑटोमेशन से जैसे आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, जैसे ऑटोमेटिक कार्स होती हैं या ऑटोमेटिक दीगर मशीनें होती हैं, उनकी एक प्रोग्रामिंग सेट है, उनकी टाइमिंग सेट होती है और वो उस टाइमिंग के मुताबिक या उस प्रोग्रामिंग के मुताबिक काम करते रहते हैं, तो हम इसे ऑटोमेशन कहते हैं। तो ऑटोमेशन कंप्यूटर की दुनिया में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये है कि जब रोबोट्स
या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट खुद से काम करने लगे जिस तरह से आपने उसको सिखाया है, तो वो हम उसे ऑटोमेशन कहते हैं। तो ये सारी टर्म्स वो हैं कि जो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं जिनको जानना, इन टर्म्स को जानना, कि जिन्होंने पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपोजर नहीं रखते या जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि आज एकदम हमारे सामने चैट जीपीटी की सूरत में नमूदार हो गई है या एकदम हमारे सामने इमेज क्रिएशन आने लगी है। इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। ये मैंने एक मिसाल दी थी, 1950s में एक टेस्ट किया गया, और जब कंप्यूटर्स तो 1930s से हमारे सामने कंप्यूटर्स जो है वो उसकी हिस्ट्री हमें मिलती है, 20s और 30s से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कंप्यूटर्स यूज़ हुए, लेकिन वो बहुत सिंपलेस्ट मशीन्स थी आजकल के कंप्यूटर्स की निस्बत, और बहुत बड़े ह्यूज उसमें कह लीजिए कि उनकी डायमेंशंस होती थी फिजिकल, पूरे पूरे कमरे या पूरे पूरे हॉल जितने वो कंप्यूटर्स होते थे, और उसमें मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती थी। तो उसमें उस जमाने में भी एक टेस्ट किया गया। एलन टर्निंग एक ब्रिटिश कह लीजिए कि रोबोटिक्स का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस जमाने का या कंप्यूटर का एक्सपर्ट था, कि जिसने ये कहा कि अगर कोई मशीन जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शन में या कोई ह्यूमन उसके सामने हो और वो उसको ये जज ना कर सके, देख ना सके या जान ना सके कि ये मेरे सामने जो बात कर रहा है या जो प्रोसेसिंग की है किसी फिनोमिना को जिसने हल किया है, वो कोई इंसान है या कंप्यूटर है, अगर कोई मशीन उसमें कामयाब हो जाती है तो हम उसे कहेंगे कि वो मशीन जो है वो इंटेलिजेंट मशीन है या वो मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बन गई है। इसी तरह से 1955 में जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये फर्स्ट टाइम यूज हुई, और ये एक वर्कशॉप हो रही थी या एक यूँ कह लीजिए कि एक गैदरिंग थी कि जिसके अंदर ये कॉइन की गई और ये टर्म यूज हुई। इसी तरह से फिर डिफरेंट चैटबॉट्स आते रहे। 1966 में एक चैटबॉट आया कंप्यूटर्स में जिसका नाम एलिजा था। इसी तरह एआई विंटर, इसी तरह ये एक चैटबॉट आया या रिसर्च के पर्पसेस के लिए यूज हुआ। डीप ब्लू जो है वो चेस की गेम्स थी कि जो 97 में देखने को मिली। सिरी के नाम से एक इंटेलिजेंट स्पीच असिस्टेंट है कि जो ज्यादातर आईफोन के अंदर यूज किया गया। या वाटसन सुपर कंप्यूटर है कि जो ह्यूमन के मुकाबले में क्विजेस और पजल्स के लिए आया गया। इसी तरह से अलेक्सा के नाम से, और फिर टे के नाम से, अल्फागो के नाम से, या इसी तरह से आप कह लीजिए कि मुख्तलिफ जो कंप्यूटर की सेल्फ थिंकिंग है, जो उसकी ट्रेनिंग है, उसको हम यूज करते रहे हैं। और इस वक्त जो आज के चैटबॉट्स डिफरेंट नाम से आ गए हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी है वो हमारे सामने उसकी एक मिसाल है। मिड जर्नी जो इमेज क्रिएशन में एक प्लेटफॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब तो जो सिंपल प्रेजेंटेशंस बनाई जाती थी किसी वक्त पावर पॉइंट में, उसको बनाने के लिए ऑनलाइन बनाने के लिए कैनवा के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, और अब कैनवा ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर दिया है। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं कि जो यूज होते हैं। एजुकेशन की दुनिया की बात करें तो एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पैदा हो गई हैं या नई आ गई हैं, और वो इस अंदाज से हमें उसको देखने की ज़रूरत है कि अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसने पूरा जो कैनवस है एजुकेशन का उसको तब्दील करने की कोशिश की है। जैसे मिसाल के तौर पर एक पहली चीज़ मैं यहाँ आपसे शेयर करूँगा, और वो ये है कि अब जो लर्निंग है वो ऐसा नहीं होगा कि आप एक सेट एनवायरनमेंट में क्लासरूम में ही सिर्फ जाएंगे, एक उस्ताद आपके सामने खड़ा होगा और वहाँ लर्निंग हो रही होगी, बल्कि अब जो लर्निंग है उसको बड़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रही है कि उसने पर्सनलाइज कर दिया। हर बच्चे की कैपेसिटी है, हर नौजवान की कैपेसिटी है, उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी कुछ वीकनेसेस हैं, उसकी कुछ चॉइसेस हैं, उसके कुछ इंटरेस्ट हैं। तो इन सब चीज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हम आगे चलकर देखते हैं कि ये तब्दील करने की या उनको असिस्ट करने की सलाहियत रखती है। वर्चुअल असिस्टेंट्स बहुत सारे आ गए हैं, आपके मोबाइल में असिस्टेंट्स हैं। आप चैट जीपीटी की सूरत में आपको कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर, मोबाइल पर कहीं भी आप देखना चाहें तो ऐसे असिस्टेंट आ गए हैं कि जो आपकी मदद कर सकते हैं। आप उनसे कोई भी क्वेश्चन अपनी ज़ुबान में कर सकते हैं और दुनिया भर की ज़ुबानें ये जानते हैं। इसी तरह से अगर हम टीचर्स के लिए बात करें तो बहुत आसान हो गया है। टीचर्स अगर हमारे इस ग्रुप में इस वक्त मौजूद हैं तो बहुत आसान हो गया कि आप बच्चों के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या सिंपल जो असाइनमेंट्स हो सकती हैं
शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप उनको फीड कर दें और बच्चों की जो ग्रेडिंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ब खुद कर देती है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खासतौर पर जो चैट जीपीटी है, जिसका डेमो मैं इंशाल्लाह अभी कोई 5-7 मिनट की ये प्रेजेंटेशन हमारी मुकम्मल होती है तो मैं उसके बाद आपको देता हूँ। तो वो लैंग्वेज लर्निंग का एक बड़ा ज़बरदस्त टूल हो गया है। पहले बच्चे कोई भी ड्राफ्टिंग करते थे, कोई रिसर्च प्रपोज़ल लिखते थे या इसी तरह से कोई थीसिस तैयार करते थे, तो एक मरहला तो उसकी ये होता था कि जो उसका कॉन्सेप्ट है उस या उसका जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम जिसको एड्रेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना और उसको आप कह लें एफिशिएंटली एड्रेस करना होता था। लेकिन उसके साथ-साथ एक बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के लिए ये होता था कि उनकी अपनी जो वोकैब्युलरी है या जो जार्गन है उस रिसर्च का, वो उनको मालूम नहीं होता था। तो लैंग्वेज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये जो आसानी की है, वो ये की है कि लैंग्वेज को एक बच्चों के लिए लैंग्वेज को आसान बना दिया है। स्पेलिंग की मिस्टेक्स ठीक हो सकती हैं, आप अपनी पंक्चुएशन, अपनी ग्रामर, अपनी कम्प्रीहेंशन को बेहतर कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक अंदाज़ है जो एजुकेशन में। अच्छा, फिर इसी तरह से अगर नौजवान ख़ास तौर पर कोशिश कर रहे हैं या असातिज़ा हमारे खुद अपनी कोई रिपोर्ट्स या थीसिस या प्रपोज़ल्स लिख रहे हैं, तो उसमें बहुत आसानी से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके उसके रेफरेंसेस ले सकते हैं। उसके डिफरेंट कह लीजिए कि उसकी एग्जांपल्स ले सकते हैं या दुनिया में वो कहीं काम हुआ है तो उसको मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तो टेक्स्ट बेस्ड मॉडल है, लेकिन उसके साथ-साथ वो डिफरेंट आपके लिए विजुअल एड्स या 3D मॉडल्स भी क्रिएट कर सकता है, जो इसके एडवांस वर्जन्स हैं, उनके अंदर ये सहूलत भी मौजूद है। स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अब बड़े पैमाने पर ये हो रहा है कि जो फेस रिकॉग्निशंस हैं, इसी तरह से थंब इम्प्रेशंस हैं, उससे आगे बढ़कर जो ऑटोमेटेड अटेंडेंस का एक निज़ाम जो है टीचर्स का, बच्चों का, आपको ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप बच्चों की जो चीज़ें हैं उनको उससे महफूज रखें। वो सब चीज़ें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको सेव करती है। डाटा एनालिसिस का एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है। किसी ज़माने में हम बहुत सिंपल कह लीजिए कि एसपीएसएस या जो एक्सेल है उसको यूज़ करके, लेकिन अब आप ये कर सकते हैं कि पूरा जो एक डाटा है मुख्तलिफ तरह का, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो मशीन्स हैं उनको आप दे सकते हैं और उनको आप अपनी क्वेरी दे सकते हैं कि ये आप मुझे आपको जो चीज़ चाहिए, किस तरह से वो उसको इंटरप्रेट करें, किस तरह से वो उसको डिस्क्राइब करें, तो वो आपको उस अंदाज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स जो है वो भी पैदा करती है और जो मुख्तलिफ नौजवान मिलकर या मुख्तलिफ स्टूडेंट्स या टीचर्स मिलकर बच्चों के हवाले से या स्टूडेंट्स के हवाले से नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से मैं ये शायद रिपीट हो गई, मैं आगे चलते हैं। चैट जीपीटी क्या है? देखिए, चैट जीपीटी मैं आपको ज़्यादातर तो उसमें एक डेमो के ज़रिए मैं आपको समझाऊँगा, लेकिन 2-3-4 पॉइंट्स जो हैं वो हम यहाँ से समझ लेते हैं। चैट जीपीटी बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट का तैयार करदा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर ही क्रिएट किया गया है। ये बेसिकली एक सिंपल टेक्स्ट की एक तरह से मशीन है या उसका एक कंप्यूटर है कि जो आपके साथ कन्वर्सेट कर सकता है, आपके साथ बात कर सकता है और आपकी बात को समझ भी सकता है। अगर आप उसमें टेक्स्ट देते हैं, वो आपकी बात को समझकर और आपको रिप्लाई कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हम गूगल पर सर्च करते हैं, किसी भी और सर्च इंजन पर हम जाते हैं और हम उसे कुछ क्वेरी देते हैं, तो कुछ जो उसके पास जो भी डाटा होता है दुनिया की वेबसाइट्स में से या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से, वो कीवर्ड्स के ज़रिए से सर्च करता है और उसको लाकर आपको दे देता है और हर दफ़ा एक जैसी क्वेरी पर वो एक जैसा ही रिस्पॉन्स आपको देगा। लेकिन चैट जीपीटी के अंदर ये क्वालिटी है कि आप एक ही रिस्पॉन्स को चाहे उसे बार-बार जनरेट करवाते रहें, तो वो आपको डिफरेंट चीज़ें तैयार करके देगा। या एक ही क्वेरी, एक ही क्वेश्चन मुख्तलिफ लोग करते हैं या एक ही शख्स एक से ज़्यादा मरतबा एक क्वेश्चन करता है, तो हर दफ़ा वो नई मालूमात या नए अंदाज से, नई तरतीब से उसको क्रिएट करके आपको देगा कि जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। अच्छा, ये चैट जीपीटी के अंदर एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो हमने शुरू की स्लाइड्स में देखी थी और वो यही है कि जो चैट जीपीटी या इस तरह के कोई भी टेक्स्ट बेस्ड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स हैं, जितनी आप उसके साथ बात करते हैं, जितनी आप उसके साथ चैट करते हैं, जितना आप उसको डाटा देते हैं, वो उस डाटा को यूज़ करके मज़ीद स्मार्टर होता रहता है।
मजीद वो क्लेवर होता है, और जितना आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उतना ही आप उसको फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, अब इसका चैट जीपीटी का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? बिल्कुल, जो जो इस वक्त हमारा यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के बहुत सारे जो नौजवान हैं वो इसको अपनी रिसर्च और रिसर्च प्रपोजल्स के बनाने में, रिसर्च क्वेश्चंस क्रिएट करने में, रिसर्च प्रॉब्लम्स बनाने में, या बच्चों के लिए जो भी कुछ उसमें चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए हो सकता है। टीचर्स के लिए आप अपने लेक्चर मटेरियल्स उसमें बना सकते हैं। अभी मैं आपको डेमो देता हूँ, तो उस डेमो में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि आप किस तरह से अपने लिए बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जो क्वेरीज हो सकती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर टीचर को भी मालूम नहीं होते, तो हम चैट जीपीटी को यूज करके बहुत सारे आंसर्स क्रिएट कर सकते हैं। आंसर्स बच्चों की क्वेरीज के हम दे सकते हैं, खासतौर पर हायर एजुकेशन लेवल पर, जहां बच्चे बहुत सारी तैयारी करके क्लासरूम में आते हैं और वो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि बाज़ दफ़ा उसके जो लेक्चरर होता है उसके दिमाग में वो चीज़ें नहीं होती, तो बच्चों के क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हम चैट जीपीटी से आसानी ले सकते हैं। इसी तरह से टेस्ट क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ाया है, तो उस टॉपिक पर आप ये कह सकते हैं कि मैंने ये टॉपिक या ये कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है अपनी क्लास में, और मुझे उससे रिलेटेड एक क्विज जनरेट करके दें। तो अगर आप उसके मेन फीचर्स डाल दें जो आपने लेक्चर दिया है, तो आपको बआसानी और जिस मोड में भी आप चाहेंगे आपको टेस्ट क्वेश्चन जनरेट करके दिए जा सकते हैं। इसी तरह से हमने पहले बात कर ली ऑटोमेटिक ग्रेडिंग की। लैंग्वेज ट्रांसलेशन एक बहुत ज़बरदस्त इसका फंक्शन है। ये दुनिया की ऑलमोस्ट सभी ज़ुबानों में जो नॉन लैंग्वेजेस हैं या जो लैंग्वेजेस स्टैंडर्डाइज हैं, कंप्यूटर पर आप यूज़ करते हैं, टाइप कर लेते हैं, उन सभी ज़ुबानों में चीज़ों को ट्रांसलेट कर देता है। यानी आप उर्दू का एक टेक्स्ट लें और आप उसकी पर्शियन करना चाहें, आप उसको किसी और पंजाबी में ट्रांसलेट करना चाहें, या पाकिस्तान की किसी लैंग्वेज में, या किसी इंटरनेशनल जर्मन में आप करना चाहें, तो वो आपको ट्रांसलेट करके फौरी दे सकता है किसी भी टेक्स्ट को। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा जो स्टूडेंट्स काम करते हुए, हमारे यहाँ एक कल्चर चूंकि मौजूद है प्लेजरिज्म का, तो जो बच्चे इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। आप वो पूरा टेक्स्ट कॉपी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या चैट जीपीटी को दे सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि देखें इसके रेफरेंसेस देखें, और ये टेक्स्ट अगर कहीं से कंप्यूटर से कॉपी किया गया, इंटरनेट से कॉपी किया गया, तो वो आपको उसको बता सकता है कि कहाँ से हुआ है। इसी तरह से क्लासरूम के अंदर डिस्कशंस को इनिशिएट करने के लिए या उसको रियल लाइफ से जोड़ने के लिए हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। और बहुत आसानी से हम बच्चों की मेंटोरिंग के लिए, नौजवानों की, और उन्हें कोई एडवाइस करने के लिए या नई चीज़ें सीखने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चंद बातें थी कि जो, और रिसर्च प्रपोजल राइटिंग की बात भी मैंने कर ली। मैं अब ये स्लाइड शो मैं बंद कर रहा हूँ, और मैं आपको इसको मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और मैं आपको दोबारा कुछ चीज़ें डेमो दूंगा। लेकिन उससे पहले ये हो सकता है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप लोग कर सकते हैं अब तक की गुफ्तगू का। मैं उसके मीनवाइल जो है ना, मैं चैट जीपीटी को ऑन करता हूँ और एक डेमो की तरफ हम जाएंगे, और फिर मैं उसको शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। जी, कोई क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स हमारे करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। एक सवाल सायरा रहमान ने चैट के अंदर लिखा है कि चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने की प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है, क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा है। कुछ मैं अभी आपको डेमो भी दूंगा ना, तो कुछ चीज़ें चैट जीपीटी से रिलेटेड तो डेमो में भी कवर हो जाएंगी। मैं उसे ओपन कर रहा हूँ चैट जीपीटी को, और आप में से अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि कितने लोगों ने चैट जीपीटी को यूज़ किया है, तो हैंड रेस से हमें समझ आ जाएगी कितने हैंड रेस होते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं कि जो फर्स्ट टाइम यूज़र हैं उसके। जी शाबाश, महविश ने यूज़ किया है, ये हमारे कुछ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे लग रहा है कि कई दोस्त हमारे ऐसे हैं पार्टिसिपेंट्स कि जिन्होंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया। जी बहुत अच्छा। चलें, बहुत शुक्रिया जी जिन लोगों ने यूज़ किया है, तो उनके लिए तो बड़ा आसानी है। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा, और उसमें जी अच्छा, अब इसमें ये है चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी की ये मेरा चूंकि लॉगिन मौजूद है, और इसमें जिन लोगों को लॉगिन करना नहीं आता तो इट्स वेरी सिंपल कि आप गूगल पर जाइए,
गूगल पर जाकर आपने सिंपल चैट जीपीटी, इसी तरह से आप चैट जीपीटी लिखिए कि जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, और इसके अंदर आप जब जो ही उसको क्लिक करेंगे पहला या दूसरा लिंक आपके पास आ जाएगा। तो उस लिंक को यूज करते हुए आप बासानी उसमें लॉगिन की ऑप्शन आएगी आपके पास, और अमूमन अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं, सेलफोन से कर रहे हैं, तो उसमें कोई गूगल का कोई उसमें लॉगिन मौजूद ही होता है, तो आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे जो आपके सामने मौजूद है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, अगर आप यानी लॉगिन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से जो नौजवान हमारे यूज करते हैं या जो टीचर्स यूज कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप मेरे साथ भी कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप इस वर्कशॉप के साथ, इस लेक्चर के साथ साथ भी इसको यूज करना चाहे तो हम कर सकते हैं। तो जब आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी तो इस स्क्रीन में आप ये देखें कि मैंने जितना भी काम किया है वो भी महफूज है। ये लेफ्ट साइड पर आप देखें तो ये मेरी चैट हिस्ट्री है कि जो मैंने चैट जीपीटी के साथ यूज की है, लेकिन मैं कोई नई चीज भी आपके सामने शेयर कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको वेरी सिंपल करके हम इसको शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मैं साइंस का एक टीचर हूँ, और मैं इसको यहाँ टाइप करता हूँ, आई वांट टू टीच फोटोसिंथेसिस, ठीक है, टू हम कोई क्लास ले लेते हैं, हम स्कूल से इसको आगाज करते हैं, ग्रेड 8 स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैं उसे कहता हूं कि प्लीज क्रिएट अ लेसन प्लान फॉर मी। अब ये टीचिंग की दुनिया में जो लोग वाबस्ता हैं, अच्छा आप देखें कि गलती भी हो जाए तो उसको करेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो टीचिंग के दो लोग वाबस्ता हैं, उन्हें ये अंदाजा है कि लेसन प्लानिंग एक क्रूशल चीज है। स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज में भी जब आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसका एक लेसन प्लान चाहिए, आपको कुछ आइडियाज चाहिए कि जिनमें आप बच्चों को इंगेज करेंगे। तो ये मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैंने दी है। लेसन प्लान बनाना किसी जमाने में जब हमने बीएड किया और इसी तरह से जो नौजवान अभी भी करते हैं, तो उन्हें ये अंदाजा है कि बहुत लंबे लंबे डिस्क्रिप्टिव लेसन प्लान्स बनते हैं और 40 मिनट का एक पीरियड होता है, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए जो लेसन प्लान बनाया जाता है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और उसको बनाना, फिर उसको प्रेजेंट करना, फिर उसको मॉडिफाई करना, ठीक करना। तो चैट जीपीटी ने ये मुश्किल टीचर्स की बहुत आसान कर दी है। तो ये देखिए कि मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ वो 8th ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए मुझे पूरा उसने एक जो लेसन प्लान है वो बनाकर दे दिया। आप देखें, मैं इसको, ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूं कि पूरा ये किस तरह से है। जी, इसको हम देखते हैं तो आप देखें कि यहाँ से उसने क्या किया है कि मैंने उसको कहा कि उस साइंस का सब्जेक्ट है, टॉपिक फोटोसिंथेसिस है, उसके ऑब्जेक्टिव्स उसने क्रिएट कर दिए, यानी हम एसएलओज या ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं लेसन प्लान के। इसी तरह से ड्यूरेशन उसने 1 घंटा उसमें रखी है। अगर हम अपना टाइम भी मैं उसको दे देता, जितना हम स्पेसिफिक होते हैं, जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट हम क्रिएट करते हैं, यहाँ जो मैं ऑर्डर देता हूँ उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं, PROMPT। तो जितना अच्छा, जितना स्पेसिफिक, मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ, लेकिन पहले इसको देख लीजिए। उसने 1 घंटे के लिहाज से किया, फिर उसने मुझे बताया कि क्या मटेरियल्स मुझे चाहिए और जिन मटेरियल्स की मदद से मैं उसको पढ़ा सकता हूँ। और इसी तरह से जो उसका इंट्रोडक्शन है 10 मिनट का, उसने कहा कि आपने इंट्रोडक्शन देना है और बिगिन बाय आस्किंग स्टूडेंट्स व्हाट दे नो अबाउट प्लांट्स एंड हाउ दे गेट देयर फूड। अब ये बहुत सिंपल, ये इंट्रोडक्शन आ गया, फिर उसका मेन कंटेंट आ गया। मेन कंटेंट में वो मुझे बता रहा है कि मैंने क्या क्या काम करने हैं। फिर उसके बाद उसने एक एक्टिविटी डिजाइन करके दी है जो एक जनरल लेसन प्लान हो सकता है, उसकी कंक्लूजन क्या हो सकती है, क्लास में मैं असेसमेंट कैसे कर सकता हूँ, और अगर मैं कोई होमवर्क या कोई असाइनमेंट बच्चों को देना चाहता हूँ तो वो कैसे दे सकता हूँ। तो ये एक सिंपल है। मैं उसको ये कहता हूँ कि प्लीज, और मैं इसको देखिए, मैं इसको शॉर्टर टर्म में भी ये प्लीज लिख रहा हूं। मैं इसे कहता हूं कि प्लीज रीराइट द अबव लेसन प्लान बाय राइटिंग SLOs। अब जो टीचर्स हैं वो SLOs को जानते हैं, स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनोमी।
अब एजुकेशन के लोग बहुत आसानी से समझते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी क्या होती है। ब्लूम ये कहता है कि 3 डिफरेंट डोमेन्स हैं और उन डोमेन्स में आप बच्चों जब भी आप लेसन प्लानिंग करेंगे तो आप उसमें लिखेंगे। तो आप देखें कि उसने मुझे ये ऑब्जेक्टिव्स जो पहले सिंपल लिखे थे, अब उसने उसको नॉलेज, कंप्रीहेंशन, ये ब्लूम टेक्सोनोमी की कॉग्निटिव डोमेन के डिफरेंट लेवल्स हैं। तो आप देखें कि 6 लेवल्स हैं, 6 लेवल्स हैं और हर लेवल के ऑब्जेक्टिव इस लेसन प्लान के उसने लिख दी। यानी आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि जितना मैं स्पेसिफिक होता जाऊंगा, मिसाल के तौर पर मैं उसे कहता हूं कि प्लीज आल्सो सजेस्ट एट लीस्ट 2 सिंपल एक्सपेरिमेंट्स फॉर द अबव लेसन्स। मैं ये कहता हूं कि मुझे क्लासरूम में पढ़ाने के लिए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बताओ कि जिनकी मदद से मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं। तो आप देखें कि वो मुझे इससे रिलेटेड जो है वो ये भी दे सकता है। ये एक्सपेरिमेंट 1 है, इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन फोटोसिंथेसिस, कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो लाइट है, रोशनी है, वो कितना असर करती है। तो वो एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट के मटेरियल्स, उसका प्रोसीजर और उसके रिजल्ट्स और डिस्कशन। फिर इससे दूसरा एक्सपेरिमेंट है इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन फोटोसिंथेसिस। तो क्या हो सकता है, तो उसके मटेरियल्स, उसके पहले ऑब्जेक्टिव आ गए, उसके मटेरियल्स, उसका प्रोसीजर और उसका रिजल्ट और डिस्कशन। आप इस चैट को जितना भी फैलाते रहेंगे, वो इस सारी हिस्ट्री को उसने याद रखा हुआ है और वो सारा उसको समझता है कि किस तरह से आपने उसको लेकर चलना है और किस तरह से बात करनी है। मैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि व्हाट इफ आई वांट टू टीच द सेम टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी level students. Please suggest a complete lecture plan for me. मैं अब ये कहता हूं कि मैं इसी टॉपिक को, फोटोसिंथेसिस को, मैं आप समझिए कि बीएस की किसी क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो मुझे उसका एक लेक्चर प्लान बनाकर दो कि किस तरह से मैंने उसको पढ़ाना है। अब वो फोटोसिंथेसिस को, अब आप देखें कि ये सारी वो चीज होगी जो उसने तब्दील कर दी होगी, कि मैं अब उसमें किन चीजों को डिस्कस कर सकता हूं और किस तरह से मैं उसको लेकर चल सकता हूं। तो ये एक कंप्लीट जो लेक्चर है मेरा, वो यहाँ उसने प्लान करके दे दिया। अब इसके अंदर मैं ये कह सकता हूं कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि प्लीज सजेस्ट अ ग्रुप असाइनमेंट फॉर द सेम, फॉर द अबव लेक्चर। ठीक है, एक ग्रुप असाइनमेंट मुझे बनाकर दो कि जो मैंने करनी है। तो ये ग्रुप असाइनमेंट जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है वो आगे। अच्छा, इवन मैं ये कहता हूं कि आफ्टर टीचिंग द टॉपिक टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आई वांट टू have them, I want to give them a self assessment quiz. Please create a quiz including some MCQs, उसे अंदाजा है कि MCQs क्या होते हैं, and some short questions. देखिए, तो आप बहुत आसानी से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास आ गए, 5 उसने दे दिए, MCQs दे दिए और उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दे दिए। हम इसको जरा देखते हैं। तो आप ये देखें कि वो ये कहता है कि फोटोसिंथेसिस का टॉपिक आप यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ा रहे हैं और कुछ आपने क्विज कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स उसने बना दिए, उसके बाद उसने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दिए। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आप बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने ये सिंपल एक एग्जांपल आपके सामने या इलेबोरेट की है, आप चाहें तो बहुत सारी दीगर एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। मैं आपको कुछ आइडिया देने के लिए ये मेरी जो प्रीवियस चैट्स हैं मैं आपके सामने दिखाता हूं। देखिए, मैंने उससे ये कहा कि डिफरेंट जो प्रॉम्प्ट्स हैं मुझे ये बना कर दो। यहां से अगर आपको ये विजिबल है टेक्स्ट, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूं तो आप देखें कि
ये मैंने उसको ये कहा कि प्लीज क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ यूजफुल प्रॉम्प्ट्स। मैंने उसे प्रॉम्प्ट्स की बात की है, मैंने उसे कहा कि मुझे ऐसे ऑर्डर्स या ऐसी प्रॉम्प्ट्स दो कि जो यूनिवर्सिटी लेवल के जो टीचर्स हैं वो चैट जीपीटी को दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब देखिए कि उसने मुझे वो ऑर्डर्स क्रिएट करके दिए हैं कि जो आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। मिसाल के तौर पर हम ये कर सकते हैं कि अगर रिसर्च की असिस्टेंस आपको चाहिए तो हम कहते हैं कि फाइंड रिसेंट स्कॉलरली आर्टिकल्स ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये एक टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का, तो हमने उसे कहा कि क्लाइमेट चेंज पर मुझे कुछ मुझे जो है ना वो आर्टिकल्स उसको उनको दो और उनकी जो की फाइंडिंग्स हैं उनको समराइज करके दो। या मैंने उससे कहा प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च। मुझे ये बताओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हिस्ट्री है उसका एक ओवरव्यू मुझे चाहिए और ओवरव्यू मैं अपनी क्लासरूम में यूज करना चाहता हूँ। इसी तरह से दूसरी मिसाल है मटेरियल जनरेशन की। मैंने आपको याद होगा कि जो प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया कि आप टीचिंग का मटेरियल भी जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, रियल लाइफ की चीजें ले सकते हैं, क्विजेस बना सकते हैं जो बच्चों को देने के लिए, नौजवानों के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जनरेट अ सेट ऑफ लेक्चर स्लाइड्स। आप देखिए कि हमारी यूनिवर्सिटीज में अब ये एक बड़ा ही जरूरी चीज है कि हमें लेक्चर की स्लाइड्स चाहिए। तो आपने उससे कहा कि एक सेट ऑफ लेक्चर स्लाइड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कि अगर मैंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ानी है तो मुझे उसके लिए एक प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन ही चैट जीपीटी आपको बनाकर नहीं दे सकता। ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स आए हैं कि जो आपके जो प्रॉम्प्ट है उसकी बेस पर, लेकिन अभी बहुत ज्यादा वो मुझे तो कुछ ज्यादा पसंद नहीं आए। मैंने एक दो यूज किए हैं, लेकिन ये है कि आप अगर सर्च करते जाएंगे देखेंगे तो हो सकता है आपको कोई यूजफुल प्लेटफॉर्म मिल जाए। लेकिन चैट जीपीटी ये कर सकता है कि आपको आपकी जो लेक्चर स्लाइड्स हैं उनका पूरा कंटेंट बनाकर दे सकता है। तो आप उस कंटेंट को फिर आगे अपनी स्लाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। या इसी तरह से दूसरी मिसाल क्या है कि क्रिएट ए क्विज ऑन सेलुलर बायोलॉजी विद 10 क्वेश्चंस एंड वेरिंग डिफिकल्टी लेवल्स। तो हम एक क्विज बना सकते हैं जो बच्चों की एक इनिशियल असेसमेंट के लिए या प्री टीचिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं और प्री असेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे काम हो सकते हैं। आंसरिंग स्टूडेंट क्वेरीज, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ व्हाट आर द मेन स्टेप्स टू सॉल्व डिफरेंशियल क्वेश्चंस। जो डिफरेंशियल क्वेश्चंस होते हैं, अभी मैथमेटिक्स आ गया तो उसको सॉल्व करने के कितने आप कह लीजिए कि तरीके हो सकते हैं या उनके क्या स्टेप्स हो सकते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन इकोनॉमिक्स। अब सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं उसको लेकर सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट को लेकर हम किसी नई चैट में भी जा सकते हैं और हम उससे इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने यहाँ एक जो हम कर रहे थे उसी में मैं इसको यूज करता हूँ। मिसाल के मैं कहता हूँ कि सजेस्ट सम रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, फॉर यूनिवर्सिटी लेवल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखिए जो बात मैंने पहले उससे कर दी है वो उसे याद रखता है। इसका बड़ा कमाल ये है कि एक ऐसी मशीन है कि जो आपकी हर बात को या जो भी डाटा इसको दिया गया उसको याद रखता है और उससे नए रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सकता है। अब ये देखें कि वो उसकी दे रहा है कि कैसे जनाब आप जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, हाउसिंग की मार्केट है, टेक्नोलॉजी गैजेट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, लेबर मार्केट है, इनमें किस तरह से आप जो है ना रियल लाइफ एग्जांपल्स बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप उन्हें बता सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से काम करती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप यूज कर सकते हैं। हम अपनी उस चैट पर वापस चलते हैं तो आप देखें कि मैंने यहाँ ये मुख्तलिफ चीजें सर्च की हैं। मिसाल के तौर पर हमने जो बात की थी कि बच्चे अगर आपके साथ जो प्लेजरिज्म करते हैं या कोई इधर उधर से चीजें उठाकर ले जाते हैं, हम ये कर सकते हैं कि कोई ऐसे कंप्लीट कॉपी करके, अगर आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में है तो आप वो ऐसे कॉपी कीजिए और मैं उसे कहता हूँ चेक द स्टूडेंट्स ऐसे फॉर एनी पोटेंशियल प्लेजरिज्म एंड हाईलाइट सस्पिशियस पार्ट्स। तो आपको जरूरत ही नहीं है इस बात की कि आप खुद उसको देखें और ये सोचते रहें कि कहाँ इसने और कौन सा वर्ड इसमें आया है। तो वो आपको खुद चैट जीपीटी बता देगा। अगर आप कोई भी टेक्स्ट कॉपी करें और कोई भी टेक्स्ट कॉपी करके आप उसको दें और आप उसे कहें कि जी मुझे बताओ कि इस टेक्स्ट के अंदर जो है वो कहाँ से इसको कॉपी किया गया है, या जहाँ जहाँ भी इसको कोई ऐसा जो सस्पिशियस इसके हिस्से हैं कि जो मशकूक है और बच्चे ने उसको ठीक नहीं किया। इसी तरह से हम उसको एक अल्टरनेट
कमांड भी दे सकते हैं, कैन यू वेरीफाई द ओरिजिनलिटी ऑफ दिस रिसर्च प्रपोजल। मैं पूरा रिसर्च प्रपोजल कॉपी करके उसका टेक्स्ट जो है इसको दे सकता हूँ और मैं इसे कह सकता हूँ कि जो इसकी ओरिजिनलिटी है उसको चेक करके बताएं कि ये ह्यूमन रिटन है, कंप्यूटर रिटन है, या इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपको चैट जीपीटी ये भी बताएगा कि कहाँ कहाँ जो तालिब इल्म है उसने चैट जीपीटी की मदद दी है या इसी तरह के किसी और प्लेटफॉर्म की मदद ली है, तो वो भी हो सकता है। इसी तरह से आप क्लासरूम के अंदर डिस्कशंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इमेजिन अ डिस्कशन ऑन एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। तो क्या चीजें हो सकती हैं? यहाँ जो क्वेश्चन एक तरफ से आया था वो ये था कि किन चीज़ों पर हमें कॉन्शियस रहना चाहिए, किन चीज़ों पर इसको देखना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई भी मशीन है, कोई भी टूल है, कोई भी आपके पास हथियार है, उसको आप पॉजिटिवली यूज़ करना चाहें, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ करना चाहें, तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप उसको किसी को चीट करने के लिए, बाज़ दफ़ा ज़्यादातर ये जो चैट जीपीटी का एक जो साइड इफ़ेक्ट आप कह लीजिए या जो डिस्कशन हुई है, वो ये हुई है कि जो नौजवान है, जो रिसर्च प्रपोजल्स जिन्होंने लिखने हैं, जिन्होंने थीसिस करने हैं, जिन्होंने रिपोर्ट राइटिंग करनी है या ऐसे राइटिंग करनी है, ये क्रिएटिव राइटिंग के टास्क दिए जाते हैं, तो वो सब के सब क्या करते हैं, या उनमें से बहुत सारे नौजवान क्या करते हैं कि उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट करते हैं, उस टेक्स्ट को किसी हद तक तब्दील करते हैं और अपने असातिज़ा को दे देते हैं। तो अगर तो आप ये करेंगे, तो देखिए इसमें आप हो सकता है कि वक्ती तौर पर ऐसा कर पाएँ कि आप अपने असातिज़ा को उसमें कह लीजिए किसी तरह से डॉजिंग कर सकें, लेकिन इन द रियल लाइफ आपको उसका फ़ायदा नहीं है। आपको उसका नुकसान है कि जो अंडरस्टैंडिंग आपकी होना चाहिए थी, वो आपने वो डेवलप नहीं की। आप ये देखें कि जो वैल्यू है किसी भी जगह पर, अगर मैं चैट जीपीटी भी यूज़ कर रहा हूँ और मैंने आपके सामने जो फोटोसिंथेसिस की मिसाल दी, फिर मैंने उसका लेसन प्लान क्रिएट किया, फिर मैंने उसमें ब्लूम टेक्सोनोमी यूज़ की, ये सारी वो टर्म्स हैं कि जिनकी सेंस मुझे खुद है, क्योंकि मैं खुद टीचिंग से वाबस्ता हूँ, मैं खुद जानता हूँ, अभी मैंने आपको इससे भी कॉम्प्लेक्स लेवल पर मैं नहीं लेकर गया। तो लेकिन ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इससे किया जा सकता है, लेकिन आपको जो टर्मिनोलॉजी है, जो जार्गन है, जो उसकी इस्तिलाहात हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग खुद से होनी चाहिए। आपको खुद इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन-सी टर्म क्या है। जब आपको वो अंदाज़ा होगा और फिर आप चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देंगे और आप उसको अपनी असिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे, तब तो फ़ायदा है। लेकिन अगर मैं सीख नहीं रहा, मुझे खुद कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरी खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर चैट जीपीटी तो मैं हो सकता है कहीं से प्रॉम्प्ट भी कॉपी कर लूँ और हो सकता है कहीं से मैं जो रिसर्च प्रॉब्लम मुझे मिला है या प्रपोजल राइटिंग के लिए कोई चीज़ें, कोई असाइनमेंट मुझे दी गई है, तो मैं उसको कॉपी करके यहाँ से उसका एक रिस्पॉन्स जनरेट कर लूँ। लेकिन नुकसान ये होगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप नहीं होगी, मैं उसे सीखूंगा नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है कि ब्लफ करना, चीट करना, एक अगर यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर ये है कि फेयर नहीं है, अपनी लाइफ के साथ भी मुखलिस नहीं है, और ये कि अपनी कौम के साथ या अपने मुआशरे के साथ भी वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। आपको देखिए कि आप बड़ी सिंपली, मैंने जो प्रॉम्प्ट दी थी, आप भी चैट जीपीटी को इस तरह की कोई चीज़ दे सकते हैं। तो मैंने उसे कहा था कि लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ यूजफुल प्रॉम्प्ट्स फॉर यूनिवर्सिटी लेवल टीचर्स यूजिंग चैट जीपीटी। तो आप इसे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और इसमें मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उनको भी ले सकते हैं। बहुत सारी जो सर्चेज़ हैं, जो मैं उसमें करता रहता हूँ। मिसाल के तौर पर टीचर्स के लिए मैं बात करूँगा कि मैं एक बहुत अच्छा काम ये करता हूँ कि मैं डिफरेंट रूब्रिक्स जो है ना वो क्रिएट करता हूँ बच्चों की असेसमेंट के लिए या क्लासेस की असेसमेंट के लिए। मिसाल के तौर पर मैंने ये कहा था कि मुझे एक ऐसा रूब्रिक क्रिएट करके दें, टेबुलेट उसको करें और उसको बच्चों की ओवरऑल परफॉर्मेंस इन अलाउड रीडिंग इन क्लासरूम, अगर मैं क्लास में अलाउड रीडिंग करवा रहा हूँ, स्कूल लेवल की ये चीज़ है, तो उसको असेस कैसे करना चाहिए। तो आप देखें कि ये पूरा एक रूब्रिक जो है ना उसने मुझे क्रिएट करके दिया है। ये रूब्रिक आप जानते हैं जो असातिज़ा हैं ख़ास तौर पर, एक एनालिटिकल रूब्रिक होता है, हॉलिस्टिक होता है। तो मैंने उसको क्या किया कि उसको मुख्तलिफ हवालों से उसको कहा कि एनालिटिक रूब्रिक मुझे क्रिएट करके दें, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन बच्चे की, उसकी फ्लुएंसी, उसका एक्सप्रेशन, उसकी कंप्रीहेंशन, उसकी इंगेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस, और उसके अंदर उसने हर जो स्कोर है उसके लिए उसको डिस्क्राइब कर दिया कि अगर मैं उसकी फ्रीक्वेंट मिस प्रोनाउंसिएशंस हैं तो मैं उसको 1 स्कोर दूंगा, और इसी तरह से कुछ हैं तो 2 दूंगा, इसी तरह से 3 और 4। तो ये डिफरेंट स्टाइल से आप यूज कर सकते हैं। मैंने मिसाल के तौर पर एक और यहाँ रूब्रिक में आपको दिखाता हूँ
कि मैंने उससे ये कहा कि मुझे जो मैथमेटिक्स है, मैथ के अंदर जो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उनकी जो असेसमेंट है वो करने के लिए, या मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैथ की जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चे की, मैथ के प्रॉब्लम्स में, उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए एक रूब्रिक बना। आप किसी सतह पर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी सतह पर बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है किसी कॉन्सेप्ट की, उसके लिए इस तरह से भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखें साइंस में और प्रोजेक्ट के अंदर, अगर मैंने ये कहा कि आप बच्चों को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स देते हैं, यहाँ देखिए कि मैंने ये कहा कि मुझे एक ऐसा साइंस प्रोजेक्ट के लिए, ये साइंस प्रोजेक्ट है, मैंने उसको कमांड दी कि उसका रूब्रिक मुझे बनाकर दो कि जिसे बच्चे खुद अपनी असेसमेंट के लिए यूज कर सकें। तो आप देखें कि उसने मुझे एक ऐसा रूब्रिक क्रिएट करके दिया कि जब बच्चों ने साइंस का कोई प्रोजेक्ट किया तो साइंटिफिक नॉलेज कितना है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में बच्चे अपने आप को असेस कर रहे हैं। बच्चा कहता है कि मेरी जो डिस्क्रिप्शन है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर वो अनक्लियर है, मिसिंग है, या वो बहुत अच्छी है। तो इसी तरह से जो डाटा कलेक्ट किया है बच्चों ने, जो प्रेजेंटेशन की है, तो ये सब चीजें आप अपने साथ साथ इसको एक असिस्टेंस के तौर पर असातिज़ा खास तौर पर यूज कर सकते हैं, नौजवान खुद यूज कर सकते हैं। कोई फिनोमिना है, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप इसी तरह से सिविक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए अपने सब्जेक्ट का, आप उसके लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स क्रिएट करना चाहें, आप उसके लिए मजीद एक्सप्लेनेशन उसके लिए मांगना चाहें, आप कहें कि इसको सिंपलेस्ट वे में मुझे डिफाइन करके दें, तो आप देखेंगे कि वो आपको बहुत ही आसानी के साथ जो है वो उसकी सिंपल तरीन जो आसान तरीन डेफिनेशंस हैं वो उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जनाब मेरी तरफ से पूरी गुफ्तगू हो चुकी है। मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड भी बता दिया, और ख़ास तौर पर जो इसका एजुकेशन में टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव रिसर्च टूल है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अब आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चंस हो तो उनके ज़रिए से हम बात को मज़ीद वाज़ेह कर सकेंगे। इट्स ओवर टू यू नाउ कि आप कितना क्वेश्चन करते हैं और कितनी चीज़ें जो है ना वो आप देखते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।